गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन वापस अपने कृषि रसायन विज्ञान वापस शुरू कर रहे हैं। कुछ गैप हो गया था आपकी क्लास के अंदर। अब अपन वापस कृषि रसायन विज्ञान की क्लास से शुरू कर रहे हैं, जिसके अंदर एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के बारे में अपन वापस शुरू कर रहे हैं अपना। ठीक है, तो सबसे पहले अपन ने इसके बारे में पढ़ लिया था। सबसे पहले अपन ने कृषि रसायन विज्ञान, कृषि रसायन विज्ञान के अंतर्गत अपन ने सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखा था कि आपके कितने चैप्टर हैं कृषि रसायन विज्ञान के अंदर। इसके अलावा आपके कौन कौन से चैप्टर में से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, उन चैप्टर में अपन क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे, ये सारी चीज़ें अपन ने देखी थी। अब इसके बाद में आज अपन वापस शुरू करेंगे अपने कृषि रसायन विज्ञान के अंतर्गत। इसके अंदर अपन ने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया था, जिसके अंदर मृदा का निर्माण। एक बार वापस 5 मिनट में रिवाइज कर लेते हैं अपन। मृदा का निर्माण, चट्टानों का अपक्षय, ये सारी चीज़ें अपन ने पढ़ी थी। चट्टानों का अपक्षय किस प्रकार से होता है, चट्टानों का वर्गीकरण भी पढ़ा था, है ना। मृदा निर्माण के अंदर कौन कौन से कारक जिम्मेदार होते हैं, तो मृदा निर्माण के अंदर अपन ने बात की थी कि मृदा का सबसे पहले मृदा के बारे में किसने बताया था। मृदा शब्द किससे लिया हुआ, लैटिन भाषा के किस शब्द से, सोलम शब्द से लिया हुआ है। ये सारी चीज़ें अपन ने पढ़ी हुई फर्स्ट चैप्टर के अंदर। फिर मृदा विज्ञान का जनक किसे कहते हैं, याद होगा आपको, वी डोकुचेव, है ना। मृदा विज्ञान का जनक, इसके बारे में बात की थी अपन ने। फिर उसके बाद में मृदा निर्माण की पूरी प्रक्रिया पढ़ी थी कि सबसे पहले चट्टानों का निर्माण होता है, फिर वो चट्टानें क्या करती है, लावा के द्वारा पृथ्वी की ऊपरी सतह पर आती है। पृथ्वी की ऊपरी सतह पर आने के बाद में उनका अपक्षय होता है, तो धीरे धीरे मृदा का निर्माण होना शुरू होता है। चट्टानों के अपक्षय से मृदा का निर्माण, तो मृदा के प्रतिरक पदार्थ कौन हो गए, चट्टानें हो गई। और चट्टानों का अपक्षय मृदा की 1 इंच परत बनने में मैंने बात की थी आपको 800 से 1000 वर्ष का, बहुत धीमी प्रक्रिया लेकिन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, होता ये है। फिर चट्टानों का अपक्षय, चट्टानें कितने प्रकार की होती है अपन ने बात की हुई है। कितने प्रकार की होती है चट्टानें, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, अवसादी चट्टान, और नंबर 3 कायांतरित या रूपांतरित कायांतरित चट्टान। ये 3 प्रकार की चट्टानें अपन ने बात की थी। इनकी पूरे वर्गीकरण पढ़ लिया था। ये सारे अपने फर्स्ट चैप्टर में हो गई थी। फिर मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में भी अपन ने पढ़ लिया, ठीक है ना। यहाँ तक कि आग्नेय सबसे पहले प्राथमिक चट्टान होती है, सबसे पहले इस चट्टान का निर्माण होता है, फिर अवसादी चट्टान का निर्माण होता है, फिर कायांतरित या रूपांतरित चट्टान, आग्नेय चट्टान, सेडिमेंट्री रॉक और ये मेटामॉर्फिक रॉक, इनके बारे में अपन ने पढ़ लिया था फर्स्ट चैप्टर के अंदर पूरी डिटेल से। फिर अपन ने सेकंड चैप्टर शुरू किया था, जिसका नाम क्या था आपके सेकंड चैप्टर का, याद है ना सभी को, मृदा जीवांश पदार्थ। क्या था, मृदा जीवांश पदार्थ, सॉइल ऑर्गेनिक मैटर, है ना। मृदा जीवांश पदार्थ, सॉइल ऑर्गेनिक मैटर, इसके बारे में अपन ने शुरू किया था ये चैप्टर। मृदा जीवांश पदार्थ, सॉइल ऑर्गेनिक मैटर, इसके बारे में अपन ने पढ़ना शुरू किया था। तो सॉइल ऑर्गेनिक मैटर के बाद में ये हो गया था आपके। फिर इसके बाद में अपन ने पढ़ा था कि इसके अंदर मृदा जीवांश पदार्थ होते क्या हैं, इसके स्रोत क्या हैं, है ना, इनका निर्माण कैसे होता है। तो मृदा जीवांश पदार्थ किसे कहते हैं कि जो पेड़ पौधों या वानस्पतिक या जीव जंतुओं के जो अवशेष मृदा के अंदर मिल जाते हैं, उनको अपन क्या कहते हैं, जीवांश पदार्थ। उनके अवशेष, पेड़ पौधों या जीव जंतुओं के अवशेष को जीवांश पदार्थ कहते हैं। फिर जीवांश पदार्थ के स्रोत पढ़े थे, 2 प्रकार के, पादप स्रोत और जंतु स्रोत, है ना। पादप स्रोत और दूसरा पढ़ा था अपन ने जंतु स्रोत। 2 प्रकार के स्रोत पढ़े थे, ठीक है ना, पादपों के द्वारा स्रोत। फिर इसके बाद में अपन ने पढ़ा था जीवांश पदार्थों का संगठन। क्या पढ़ा था, जीवांश पदार्थों का संगठन। संगठन के अंदर 2 प्रकार के पढ़े थे अपन ने, कार्बनिक और अकार्बनिक। फिर उसके अंदर नाइट्रोजन युक्त, नाइट्रोजन रहित, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, वसा, ये सारा कंपोजिशन अपन ने पढ़ा था, किसकी मात्रा कितनी होती है। फिर जीवांश पदार्थों के, फिर उनके बाद में वो विच्छेदन पढ़ा था, मतलब जीवांश पदार्थों का विच्छेदन, जिसके अंदर अपन ने पढ़ा था कि जो जटिल पदार्थ होते हैं उनका विच्छेदन तो क्या होता है, धीमी गति से होता है, जो सरल पदार्थ होते हैं उनका विच्छेदन क्या होता है, जल्दी हो जाता है। इसके बारे में अपन ने पढ़ा था, है ना। जो जटिल पदार्थ जैसे लिग्निन है
ये सेल्यूलोज है, हेमी सेल्यूलोज, इनका क्या विच्छेदन धीमी गति से होता है। इसके अलावा जैसे शर्करा है, स्टार्च है, इनका विच्छेदन क्या होता है, बहुत शीघ्र गति से होता है। इनके बारे में अपन ने पढ़ लिया था विच्छेदन। फिर अपन ने कार्बोहाइड्रेट के विच्छेदन के बारे में पढ़ा था, स्टार्च का विच्छेदन की प्रक्रिया पूरी पढ़ी। फिर शर्करा की, स्टार्च की, हेमी सेल्यूलोज की, स्टार्च, हेमी सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज, इनके बारे में। फिर लिग्निन, इसके बाद में प्रोटीन, इन सब के विच्छेदन की प्रक्रिया अपन ने पूरी डिटेल में बात की हुई है। फिर इनके विच्छेदन को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में पढ़ा था, मृदा की नमी है, मृदा का पीएच है ना, खूब सारे कारक थे, उन सब के बारे में डिटेल में पढ़ लिया अपन ने। पिछली इस चैप्टर की 2 क्लास हो चुकी है अपने, आज अपन तीसरी क्लास लेंगे मृदा जीवांश पदार्थ की, जिसके अंदर अपन अब इसके आगे यहाँ तक तो पढ़ लिया, अब इसके आगे अपन पढ़ेंगे विभिन्न प्रकार के चक्र पढ़ेंगे, साइकिल, जो मृदा जीवांश पदार्थ को बनाए रखने में किस प्रकार से जिम्मेदार होते हैं। तो साइकिल के अंदर सबसे पहले 2 चक्र हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। एक तो है आपके पहला चक्र है कार्बन चक्र, फिर दूसरा है आपके नाइट्रोजन चक्र, कार्बन चक्र। फिर उसके बाद में अपन पढ़ेंगे इस क्लास के अंदर एक तो कार्बन चक्र के बारे में डिटेल से बात करेंगे। कार्बन आप जानते हो, कार्बन चक्र के बारे में पढ़ेंगे पूरे डिटेल से। फिर उसके बाद में ह्यूमस क्या होती है, ह्यूमस के भौतिक गुण क्या है, रासायनिक गुण क्या है, ह्यूमस के अंदर क्या क्या पदार्थ पाए जाते हैं, फिर इनके बारे में, ह्यूमस का निर्माण कैसे होता है, ये पूरी प्रक्रिया। फिर उसके बाद में नाइट्रोजन चक्र क्या है, ह्यूमस के, ये सारी चीज़ें अपन डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में अपन क्या पढ़ेंगे, कार्बन चक्र, और इसके बाद में ह्यूमस के बारे में डिटेल से बात करेंगे। तो सबसे पहले कार्बन चक्र, आप कॉपी में हेडिंग भी लगा लें, कार्बन चक्र क्या होता है, ठीक है ना। कार्बन चक्र पढ़ेंगे सबसे पहले, मृदा जीवांश पदार्थ, उसके अंदर कार्बन चक्र। आगे भाषाओं में आप क्लास से जुड़ गए होंगे वापस, है ना। कार्बन चक्र नया टॉपिक है, उसके आगे चैप्टर नंबर तो 2 चल रहा है, आपको पता ही है सभी को, मृदा जीवांश पदार्थ, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 मृदा जीवांश पदार्थ। इसके आगे आज अपन पढ़ रहे हैं अब कार्बन चक्र। सबसे पहले तो पता होना चाहिए कार्बन क्या होता है। कार्बन क्या है, कार्बन एक तत्व, एलिमेंट है ना। कार्बन क्या है, एक तत्व या एलिमेंट है। कार्बन क्या है, तत्व। आवर्त सारणी में कितने नंबर पर आता है, इसका परमाणु क्रमांक क्या है, 6 होता है कार्बन। सभी कार्बनिक पदार्थ का मूल मुख्य अवयव यही है। कार्बनिक पदार्थों में जैसे अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो ये कार्बन के इर्द गिर्द ही पढ़ते हैं, सारी 11वीं क्लास में अपन ने पढ़ी है ना। तो कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6 होता है, एटॉमिक नंबर, है ना। एटॉमिक नंबर कितना है, 6 होता है कार्बन का। अब है, और प्रतीक चिन्ह क्या होता है इसका, C, ठीक है। ये तो अपन कार्बन की बात होगी। अब कार्बन क्या है, कार्बनिक पदार्थों का मुख्य अवयव है। और कार्बन के अंदर अपन क्या क्या पढ़ रहे हैं, देखो कार्बन के अंदर आपको सबसे पहले पढ़ना है मुख्य अवयव हो गया कार्बन चक्र। क्या होता है, चक्र का मतलब क्या है कि कार्बन पूरे वायुमंडल के अंदर या अपन जीव जंतुओं के अंदर किस प्रकार से सक्रिय रहती है, इसके बारे में पढ़ना है। तो कार्बन क्या है, मुख्य अवयव हो गया, और ये कार्बन जीव जंतुओं में किस प्रकार से सक्रिय रहती है, इसके बारे में। तो कार्बन डाइऑक्साइड सबसे पहले तो एक चक्र होता क्या है, चक्र का मतलब यह है कि कार्बन मृदा के अंदर तथा मृदा के बाहर कार्बन तत्व में होने वाले विभिन्न परिवर्तनों के सामूहिक रूप को अपन क्या कहते हैं, कार्बन चक्र। अपन क्या पढ़ रहे हैं, मृदा के बारे में पढ़ रहे हैं, तो मृदा के संदर्भ में बात कर रहे हैं अपन। तो मृदा के संदर्भ में कार्बन चक्र क्या हो जाएगा आपके, कि जो कार्बन है वो मृदा के अंदर, मृदा मतलब मिट्टी के अंदर या मिट्टी के बाहर, जो कार्बन विभिन्न रूपों में परिवर्तित होती है, और परिवर्तन होने के बाद में जो उसके अस्तित्व में रहता है, जो कार्बन रहती है, उस कार्बन का जो रूपांतरण होता रहता है वो चक्र कहलाता है। जैसे मतलब एक रूप से दूसरे रूप में कार्बन और वायुमंडल के अंदर उसका स्थायित्व बना रहे, है ना। तो उसके बारे में सबसे पहले अपन कार्बन चक्र बना के देखते हैं, कार्बन चक्र होता कैसे है। ये आपके इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है, कार्बन चक्र का आरेख बनाइए, या फिर पिछले साल आया नहीं था तो इस साल आने के चांस हो सकते हैं इसके। कार्बन चक्र का आरेख बनाइए, या फिर कार्बन चक्र किस प्रकार से समझते हैं अपन, उसको आरेख द्वारा समझाइए, इसके बारे में। तो सबसे पहले कार्बन चक्र क्या होता है, सबसे पहले देखो कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण कैसे होता है, कार्बन का ऑक्सीकरण होता है तो क्या बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्साइड के रूप में परिवर्तित होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड ये तो आप जानते हैं, शुरू से पढ़ रहा है आ रहे हैं,
कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, CO2। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जाए, क्या होती है कार्बन डाइऑक्साइड, मृदा के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज होती है। मतलब मिट्टी के अंदर कार्बन होती है, वो ऑक्सीजन से क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है जो वायुमंडल में मुक्त होती है। इसके अलावा पादप के जो जड़ें होती है, जड़ों के द्वारा भी कुछ भाग क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज की जाती है जो वायुमंडल में चली जाती है। और वायुमंडल में जाने के बाद में उस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, कौन ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को पादप ग्रहण करते हैं। अपन मनुष्य या जीव जंतु तो छोड़ते हैं और पादप उस कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। और किस काम में आती है कार्बन डाइऑक्साइड, प्रकाश संश्लेषण में, फोटोसिंथेसिस के अंदर, जिसके अंदर पादप क्या करते हैं, भोजन का निर्माण करते हैं अपना, है ना। तो इस कार्बन डाइऑक्साइड जो वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड होती है, इसको कौन करते हैं, पादप ग्रहण करते हैं। कौन करते हैं, पादप। किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। तो इसको क्या करते हैं, पादप कार्बन के रूप में ग्रहण करते हैं, पादप कार्बन ग्रहण करते हैं इसकी, जिससे क्या होता है, पादप अपना भोजन का निर्माण करते हैं, पादप कार्बन बनाते हैं। फिर इसके बाद में पादप कार्बन से, पादपों से ये कार्बन किस में जाएगी, आपके पादपों से ये कार्बन जाती है आपके किस में, अपन जैसे जंतु है, पशु है, पक्षी है, ये सभी क्या करते हैं, कार्बन को, पादप कार्बन को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। जैसे अपन पादप भोजन बनाएगा, भोजन से जैसे पादप की पत्तियां बनती, पत्तियों का विकास होता है। इसके अलावा फल फूल लगते हैं, फूल लगते हैं, फल लगते हैं। जैसे अपन सेव का पेड़ है, वो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करेगा तो उससे सेव बनेगा, बाद उस सेव को अपन खाएंगे तो वो कार्बन किसके अंदर चली जाएगी, अपने अंदर चली जाएगी। या फिर पादपों की पत्तियां हैं, उन पत्तियों को कौन खाएंगे, जंतु खाएंगे, तो उन जंतुओं के अंदर कुछ कार्बन चली जाएगी। तो पादप से कार्बन किस में चली जाएगी, वो कार्बन जंतुओं में चली जाएगी। किस में, वो कार्बन जंतु कार्बन में चली जाएगी, जंतुओं के अंदर चली जाएगी। ठीक है, पादप से किस में चली गई, जंतुओं में चली गई। फिर जंतुओं से क्या होगा, ये वापस मनुष्य क्या करता है, अपन कार्बन को, वो अपने अंदर शरीर के अंदर कार्बन होती है, वो कार्बन क्या, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में कार्बन है। तो उस कार्बन को अपन जैसे श्वसन की क्रिया के द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो वो वायुमंडल में छोड़ेंगे तो वो वायुमंडल से वापस क्या हो जाएगी, CO2 वायुमंडल के अंदर बन जाएगी। तो एक तो ये ऊपरी तौर पर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन का इस प्रकार से चक्र चलता है। मतलब वायुमंडलीय जो CO2 होती है वो मृदा के द्वारा, पादपों के अवशेषों के द्वारा रिलीज होती है, तो वायुमंडल में CO2 के रूप में उत्पन्न होती है। फिर वो CO2 क्या करती है, पादप ग्रहण करते हैं उसको भोजन के रूप में, भोजन बनाने के लिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए, तो वो पादपों में चली जाती है। और फिर पादप वापस क्या करते हैं, पादपों से जंतुओं में जाती है। मतलब जंतुओं में कैसे, जैसे अपन क्या करते हैं, जो पादपों के अवशेष हैं, जैसे जंतु खाते हैं, जानवर खाते हैं, पेड़ पौधों की पत्तियां, घास फूस, चारा खाते हैं ना, वो जंतुओं में चला जाएगा। इसके अलावा अपन पादपों के जैसे फल फूल सब्जी खाते हैं, तो उसके अंदर कार्बन अपने शरीर में आ जाती है और वो अपन कार्बन, ये ऑक्सीजन से क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और उस कार्बन डाइऑक्साइड को अपन वापस छोड़ते हैं और वो कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में चले जाते हैं। तो इस प्रकार से ये पूरा क्या हो गया, एक चक्र का मतलब क्या, जहाँ से शुरू होकर वापस वही पदार्थ बन जाते हैं। जैसे यहाँ CO2 बनी थी, उस CO2 को पादप में, पादप से जंतु में, जंतु से वापस CO2 वायुमंडल में, ये एक चक्र चलता है मोटे तौर पर। इसके अलावा और क्या होता है कि जैसे कुछ कार्बन का निर्माण और कैसे होता है, कुछ कार्बन का निर्माण होता है जैसे पादपों एवं जंतुओं से। जैसे ये पादप हैं और जंतु हैं, इनके क्या होते हैं अवशेष, जैसे मनुष्य या जंतु, जैसे जंतु मर जाते हैं या पादप क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, तो वो कहाँ गिरेंगे, मृदा के अंदर गिरेंगे। तो वो मृदा के अंदर गिरेंगे तो इनसे क्या होगा, पादप जैसे मृत हो गया और जंतु मृत हो गया, तो इसका क्या होगा, जीवांश पदार्थ वो मृदा के ऊपर क्या हो जाएंगे, डिकम्पोज हो जाएगा। तो जिससे क्या होगा, मृदा के अंदर विलीन हो जाएंगे, जैसे उनका अपघटन हो जाएगा। जैसे मनुष्य, जैसे कोई जानवर, गाय भैंस मरती है, कुत्ता मरता है, अपन देखते हैं, तो उनको अपन मिट्टी के ऊपर डाल के आ जाते हैं गांव के बाहर, है ना। तो फिर वो धीरे धीरे क्या होते हैं, उसका डिकम्पोज होने लग जाता है और वो मिट्टी के अंदर ही मिल जाता है। तो मृदा जीवांश पदार्थ बनता है उसका, मृदा जीवांश पदार्थ। इसके अलावा मृदा जीवांश पदार्थ के अलावा भी क्या होते हैं, कुछ सूक्ष्म जीव होते हैं, जो सूक्ष्म जीव है उनके अंदर और सड़े गले अवशेषों के अंदर, सूक्ष्म जीव एवं सड़े अवशेषों के रूप में वो क्या होते हैं, पादप और जंतुओं की वो कार्बन मृदा के ऊपर विलीन हो जाती है और ये वापस क्या होगी, डिकम्पोज होकर, अभी बात की थी मैंने कि मृदा से क्या होते हैं, पादपों के अवशेष से और पेड़ पौधों की जड़ों से भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। तो इन जीवांश पदार्थों से भी कुछ कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है,
वापस रिलीज होती है। तो इस प्रकार से भी ये तो सबसे ऊपरी चक्र है। इसके अलावा भी अंदरूनी मिट्टी के अंदर भी खूब सारी प्रक्रियाएं होती है। ये डिकम्पोज होकर क्या करेगा, वापस CO2 छोड़ेगा, तो वो CO2 क्या हो जाएगी, वापस वायुमंडल में चली जाएगी। तो इस प्रकार से भी कार्बन का चक्र क्या रहता है, चलता रहता है। आगे बात समझ में। और कुछ CO2 को ये जीवांश पदार्थ या पेड़ पौधों के सूक्ष्म जीव वो भी ग्रहण करते हैं ना, सूक्ष्म जीव होते हैं जो वो भी क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। तो ये भी इसी के अंदर भी मिलती है और इसके द्वारा भी कार्बन डाइऑक्साइड चलती रहती है। तो कार्बन का चक्र क्या है, सिंपल सा बहुत छोटा सा चक्र है। नाइट्रोजन चक्र तो थोड़ा डिफिकल्ट रहता है, लेकिन कार्बन चक्र तो बहुत सिंपल है। क्या होता है कि अपन जो CO2 होती है वायुमंडलीय CO2 को पादप ग्रहण करते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए, और जंतु ग्रहण करते हैं पादपों से जो पत्तियां हैं या जो फल है वो खाते हैं। तो उनके अंदर वो पादप कार्बन जंतुओं के अंदर चली जाती है, और वो ऑक्सीजन होती है, तो ऑक्सीजन से क्रिया करके वापस कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को अपन वापस क्या करते हैं, रिलीज करते हैं वायुमंडल के अंदर। तो इस प्रकार से ये चक्र चलता है। और कुछ जीव जंतु हैं, सूक्ष्म जीव सड़े हुए ऐसे हैं, उनका मृदा के अंदर जीवांश पदार्थ बन जाता है, वो जीवांश पदार्थ CO2 रिलीज करता है। तो इस प्रकार से भी ये कार्बन चक्र चलता है। सिंपल सा है, 4 चीज़ें याद रखनी है आपको। कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में होती है, वायुमंडल से पादपों में जाती है, और पादपों से जंतुओं में, और जंतुओं से वापस वायुमंडल में। अब ये चक्र क्या होता है, नियमित तौर पर चलता रहना चाहिए। अगर इसके अंदर कुछ गड़बड़, इसके अनुपात में कुछ परिवर्तन आएगा तो वो मनुष्य के लिए हार्मफुल हो सकता है, हानिकारक हो सकता है। किस प्रकार से, जैसे अपन आजकल देखते हैं कुछ कार्बन क्या होती है, जैसे ये सड़े गले पदार्थ, जीवांश पदार्थ मिट्टी के निचली सतह पर चले जाते हैं। तो जैसे यहाँ भूकंप आता है, तो भूकंप के द्वारा जो पेड़ पौधों के अवशेष हैं, ऊपरी सतह वो नीचे दब जाती है। कई वर्षों तक दबने पर या संपीड़ित होने पर, दबी हुई रहने पर वो क्या हो जाती है, कार्बन के अपरूप में बदल जाती है। हीरा, कोयला, पेट्रोलियम, इन सब के अंदर परिवर्तित होने लग जाती है, कोल तार, इन सब के अंदर। इनका अपन अत्यधिक दोहन करेंगे इन कार्बन का, तो अत्यधिक, जैसे अपन कल कारखानों में है, खूब सारे फैक्ट्रियाँ हैं, इनके अंदर अपन क्या करते हैं, उस कार्बन को जलाते हैं, तो वो काला काला धुआं वायुमंडल को प्रदूषित करता है। और उस धुएं के अंदर जो CO2 होती है, उस CO2 को कौन एब्जॉर्व करता है, पादप एब्जॉर्व करते हैं। और अपन आजकल पेड़ पौधों के अंदर तुम दोहन कर रहे हैं, है ना। पेड़ पौधों के अंदर तुम दोहन करेंगे तो पादप क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी पादपों की कमी हो जाएगी। तो जो वायुमंडलीय CO2 है वो क्या कर देंगे, उसकी मात्रा बढ़ जाएगी, क्योंकि पादप उसको एब्जॉर्ब नहीं करेंगे, और अपन क्या करेंगे, अत्यधिक उसका दोहन करेंगे, तो वो ज़्यादा बनती रहेगी, और पादप उसको ग्रहण भी नहीं करेंगे, तो वायुमंडल में CO2 की मात्रा बढ़ जाएगी। और CO2 की मात्रा बढ़ने से क्या हो जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग होने लग जाएगी, है ना। वैश्विक उष्णता उत्पन्न हो जाएगी, जिससे क्या होता है, वायु पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा और खूब सारी बीमारियां उत्पन्न हो जाएगी। तो इसके लिए ये चक्र क्या होता है, नियमित रूप से चलता रहना चाहिए। पादपों की संख्या भी, पादपों का कम से कम अपन, तो इससे अपन को क्या सीखना चाहिए कि पादपों का कम से कम अपन क्या करें, पादपों का कम से कम दोहन करें, उनको कम से कम काटें, जिससे वो वायुमंडलीय CO2 है उसका नियमित रूप से उपचार हो सके, मतलब उनको एब्जॉर्ब करते रहें। अगर अपन वो एब्जॉर्ब नहीं होगी तो वायुमंडल में CO2 की मात्रा बढ़ जाएगी और ग्लोबल वार्मिंग होने की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। ये तो था आपके सिंपल सा कार्बन चक्र। आई होगी, मेरे आशा करता हूँ कि इस कार्बन चक्र आपको आसानी से समझ में आएगा। और नहीं आता है तो एक बार आप इसको रिवाइज करके देख लेना, और जो मैंने नोट्स उपलब्ध करवाए हैं उनको साथ में रखकर आप पढ़ें तो आसानी से समझ में आ जाएगा। बहुत सिंपल चीज़ें हैं, कोई जो लंबा चौड़ा प्रोसेस है नहीं कार्बन चक्र का। वायुमंडलीय CO2 को पादप ग्रहण करते हैं, पादप को फिर जंतु से वापस वायुमंडल में चली जाती है। कुछ जीवांश पदार्थ उसको ग्रहण करके अब डिकम्पोज होकर उनसे CO2 रिलीज होती है। तो इस प्रकार से कार्बन चक्र चलता रहता है। आगे होगी समझ में, ठीक है। अब इसके बाद में अपन आगे, इस पार्ट का नाम क्या है आपके, जीवांश पदार्थ है। तो जीवांश पदार्थ के अंदर अपन पढ़ेंगे ह्यूमस के बारे में। ह्यूमस के बारे में अपन बात कर चुके हैं, हालांकि पहले चैप्टर के अंदर, सेकंड चैप्टर के अंदर शुरू में भी बात की थी ह्यूमस क्या होती है, इसके बारे में बात कर ली है। लेकिन अब पूरा डिटेल से पढ़ेंगे ह्यूमस को। ह्यूमस क्या होती है, उसके भौतिक गुण क्या है, रासायनिक गुण क्या है, उसके अंदर कौन कौन से पदार्थ पाए जाते हैं, तो इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे अपन ह्यूमस के बारे में। तो सबसे पहले आपके टॉपिक है, कॉपी में लगा लें आप, ह्यूमस। ह्यूमस बहुत सिंपल सा टॉपिक है, कोई लंबा चौड़ा नहीं है, ठीक है ना। ह्यूमस क्या होता है, ह्यूमस है आपके, इसकी सबसे पहले तो परिभाषा आप लिखें, है ना, समझ में आ जाएगी आपको, आसानी से पढ़ें। एक बार मैं लिखता हूँ, आप एक बार देखें, है ना। मृदा जीवांश मतलब सॉइल ऑर्गेनिक मैटर, मृदा जीवांश पदार्थ, मृदा जीवांश पदार्थ, मृदा जीवांश पदार्थ के
विच्छेदन, मृदा जीवांश पदार्थ के विच्छेदन से, मृदा जीवांश पदार्थ के विच्छेदन से गहरे भूरे या दिख रहा है ना पूरा, गहरे भूरे या काले रंग का कोलोइडी, काले रंग का कोलोइडी पदार्थ बनता है, जिसे अपन क्या कहते हैं, ह्यूमस कहते हैं, जिसे अपन ह्यूमस कहते हैं। आई बात समझ में? एक बार वापस पढ़ो परिभाषा क्या है। मृदा जीवांश पदार्थ के विच्छेदन, मतलब मृदा जीवांश पदार्थ का विच्छेदन क्या है कि जो पादप के अंदर या जंतुओं के अंदर जो पादपों और जंतुओं का जो अंश होता है, जीवांश है ना, जीवांश पदार्थों के विच्छेदन मतलब उन जीवांश पदार्थों का जो विच्छेदन टूट कर वो डिकम्पोज होकर सूक्ष्म जीव मतलब टुकड़ों में टूट जाता है, डिकम्पोज हो जाता है। विच्छेदन से जो गहरा भूरा या काले रंग का, मतलब ये ह्यूमस का रंग क्या होता है, गहरा भूरा, एक तो भूरा रंग गहरा भूरा हो या फिर काले रंग का जो पदार्थ बनता है, काले रंग का कोलोइडी पदार्थ। कोलोइडी का मतलब क्या होता है, गोंद जैसा पदार्थ। कोलोइडी कोल शब्द है लैटिन भाषा के, जिसका अर्थ क्या होता है, गोंद जैसा पदार्थ, मतलब गोंद जैसा पदार्थ बनता। अगला चैप्टर है आपके मृदा कोलोइड, उसके अंदर डिटेल से बात करेंगे। तो काले रंग का गहरे भूरे या काले रंग का कोलोइडी पदार्थ बनता है, उसको अपन क्या कहते हैं, ह्यूमस कहते हैं। अगली बात समझ में, परिभाषा क्या हो गई, मृदा जीवांश पदार्थ के विच्छेदन से गहरे भूरे या काले रंग का कोलोइडी पदार्थ बनता है, उस कोलोइडी पदार्थ को अपन क्या कहते हैं, ह्यूमस कहते हैं। ये हो गई आपके इसकी सिंपल सी परिभाषा ह्यूमस की, गहरे भूरे रंग। इसके अलावा एक दो वैज्ञानिक और हुए थे, एक तो हुआ था बेकमैन और ब्रेंडी। इन दोनों ने भी ह्यूमस के बारे में बताया कि गहरे भूरे रंग का अक्रिस्टलीय क्या है, गहरे भूरे रंग का अक्रिस्टलीय कोलोइडी पदार्थों का जटिल रोधक मिश्रण। कौन थे वैज्ञानिक, ये तो क्या है परिभाषा हो गई ह्यूमस की। इसके अलावा एक दो वैज्ञानिक हुए थे, उन्होंने उनके अनुसार भी अपन को पढ़ना चाहिए, क्वेश्चन आता था बेकमैन और ब्रेंडी के अनुसार ह्यूमस की परिभाषा क्या है। तो उन्होंने बताया था, एक दो वैज्ञानिक थे, एक का नाम था बेकमैन और एक था बेकमैन व ब्रेडी, दो वैज्ञानिक। इन्होंने कहा था कि ह्यूमस क्या है, अक्रिस्टलीय, ह्यूमस क्या है, अक्रिस्टलीय कोलोइडी पदार्थों का जटिल रोधक मिश्रण है। क्या है, बेकमैन और ब्रेडी ने बताया कि ह्यूमस क्या है, अक्रिस्टल, जिसके अंदर क्या है, क्रिस्टल नहीं होते हैं, अक्रिस्टलीय। क्रिस्टल का मतलब नुकीले पदार्थ, नुकीले जैसे नमक क्या है, क्रिस्टलीय रूप में पाया जाता है। जैसे अपन फिटकरी देखते हैं, फिटकरी क्या है, उसका क्रिस्टलीय रूप है। तो अक्रिस्टलीय मतलब जिसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई नुकीले कण नहीं होते हैं, अक्रिस्टलीय एवं कोलोइडी पदार्थ, गोंद जैसा अक्रिस्टलीय कोलोइडी पदार्थों का जटिल रोधक मिश्रण, जटिल रोधक मिश्रण है। अगली भाषा में ह्यूमस क्या है, बेकमैन और ब्रेडी के अनुसार कि ह्यूमस अक्रिस्टलीय एवं कोलोइडी पदार्थों का जटिल एवं रोधक मिश्रण है। आगे बात समझ में, जो मूल उत्तकों से रूपांतरित एवं विभिन्न मृदा जीवों द्वारा संश्लेषित होता है। अक्रिस्टलीय पदार्थ, इसका निर्माण कैसे होता है, जो जीवांश पदार्थों के मूल उत्तक हैं उनका रूपांतरण है, या फिर विभिन्न मृदा जीवों द्वारा संश्लेषित होता है। मृदा के अंदर खूब प्रकार के सूक्ष्म जीव होते हैं, उन जीवों के द्वारा संश्लेषित हुआ पदार्थ क्या है, ह्यूमस है। जो क्या है, उसकी प्रकृति कैसी है, गहरे भूरे रंग की या काले रंग की और अक्रिस्टलीय कोलोइडी पदार्थ है ये। अगली बात समझ में, ह्यूमस क्या है, मृदा जीवांश पदार्थों के विच्छेदन से गहरे भूरे या काले रंग का कोलोइडी पदार्थ बनता है, जिसे अपन क्या कहते हैं, ह्यूमस कहते हैं। अगली बात समझ में, और जीवांश पदार्थों से क्या पदार्थ कौन कौन से होते हैं, मृदा जीवांश पदार्थों के विच्छेदन से खूब सारे प्रतिरोधी पदार्थ बनते हैं, जिनके बारे में अपन ने बात की थी। कौन कौन से पदार्थ होते हैं, एक तो लिग्निन है, प्रोटीन है, जटिल पदार्थ वसा है, तेल है, ये सभी क्या है, सूक्ष्म जीवों के रूपांतरित होकर ह्यूमस का निर्माण करते हैं। अगली बात समझ में, ये तो हो गई। अब इसके अलावा ह्यूमस के अंदर पदार्थ क्या क्या होते हैं,
तो ह्यूमिक पदार्थ के अंदर क्वेश्चन आया था आपके 2020 के अंदर बोर्ड के अंदर एग्जाम पेपर उठा के देख लेना कि ह्यूमस के अंदर या ह्यूमिक पदार्थ के अंदर कि कौन कौन से अंश पाए जाते हैं, किन से मिलकर ह्यूमस या ह्यूमिक पदार्थ बनता है। तो इसके अंदर ये इंपॉर्टेंट है, आपके एक क्वेश्चन बनता है 1 नंबर का या 2 नंबर का, ये इंपॉर्टेंट लगा के लिख लेना। अगली बात समझिए, मिटा दूँ परिभाषा तो ह्यूमिक पदार्थ 3 प्रकार के विभिन्न अंशों से मिलकर बना हुआ होता है, उनके नाम बता रहा हूँ मैं और उनकी प्रकृति। 1 नंबर का या 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट लगा लेना ये चीज़। इंपॉर्टेंट क्या है कि ह्यूमिक पदार्थ में 3 प्रकार के अंश पाए जाते हैं। यह क्वेश्चन आता है कि ह्यूमस के अंदर कितने प्रकार के अंश पाए जाते हैं, है ना, और उनकी प्रकृति क्या है। जैसे देखो ह्यूमिक पदार्थ क्या है, तीन प्रकार के अंश से मिलकर बनता है। ह्यूमिक पदार्थ कितने प्रकार के अंश से? 3 प्रकार के अंश से बनता है जिसके अंदर पहला है आपके फल्विक अम्ल, नाम लिख देता हूं पहले आपके फल्विक अम्ल, नंबर 1 है फल्विक, सबसे पहले है आपके फल्विक अम्ल। फिर 2 नंबर है ह्यूमिक अम्ल, नाम याद रखना ये इंपॉर्टेंट है। ह्यूमिक अम्ल क्वेश्चन आया था आपके 2020 के अंदर, उठा के देख लेना पेपर। ह्यूमिक अम्ल, फल्विक अम्ल और ह्यूमिन, क्या है? ह्यूमिन पदार्थ। ये 3 प्रकार के अंश होते हैं आपके, कौन कौन से? फल्विक अम्ल, ह्यूमिक अम्ल और ह्यूमिन। ये 3 क्या हैं? आपके ह्यूमस के अंश हैं, इनसे मिलकर ह्यूमस मिलकर बनी हुई होती है। जिसके अंदर फल्विक अम्ल, ये क्या होती है? घुलनशीलता पूछ लेते हैं इनकी। ये जल, अम्ल व क्षार तीनों में घुलनशील है, तीनों में घुलनशील क्या होती है? तीनों में घुलनशील है। आगे बात समझ में क्या है? तीनों में घुलनशील है और इसका रंग क्या होता है? पीला या गहरा पीला रंग का होता है। आगे बात समझ में, तीनों में घुलनशील है और इसका रंग होता है आपके पीले से पीले भूरे रंग का होता है। इसका कलर क्या हो गया? पीला, ये याद रखें आप। आगे बात समझे, तो ये किस में घुलनशील है? ये आपके फल्विक अम्ल, जल में भी घुल जाता है, अम्ल में भी घुल जाता है, सार तीनों में घुलनशील है। इसके अलावा ह्यूमिक अम्ल, ये क्या है? सिर्फ क्षार में घुलनशील है, क्षार में घुलनशील। ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है ह्यूमिक अम्ल किस में घुलनशील है। तो ये क्या है? जल में क्षार में घुलनशील है और इसका रंग क्या होता है? काले रंग का होता है, भूरे। इसका ऊपर फल्विक अम्ल का तो हो गया आपके पीला रंग का, और ये होता है आपके गहरे भूरे या काले रंग का, गहरे भूरे या काले रंग का पदार्थ होता है। अगली बात सुन, गहरे भूरे या काले रंग का पदार्थ है कौन? ह्यूमिक अम्ल। लास्ट रहा आपके ह्यूमिन। ह्यूमिन क्या होता है? ये क्या होता है? ह्यूमिक अम्ल अघुलनशील पदार्थ है, ये किसी में भी नहीं घुलता है, अघुलनशील पदार्थ। आगे बात समझिए, तो ह्यूमस के अंदर कितने प्रकार के अंश होते हैं? 3 प्रकार के, फल्विक अम्ल, ह्यूमिक अम्ल और ह्यूमिन। फल्विक अम्ल जल, अम्ल और क्षार तीनों में घुलनशील, ह्यूमिक अम्ल क्षार में घुलनशील और ह्यूमिन अघुलनशील पदार्थ है। आगे बात समझ में, ये इंपॉर्टेंट लगा दिया मैंने और 2 बार बोल भी दिया है, याद रखना आसानी आराम से। एक क्वेश्चन आया हुआ है ना, फल्विक अम्ल, ह्यूमिक अम्ल और ह्यूमिन 3 पदार्थ होते हैं जिससे मिलकर ह्यूमस बनती है। और इनकी प्रकृति देख लीजिए, पीले रंग का होता है, जल, अम्ल और क्षार तीनों में घुलनशील, ये सिर्फ क्षार में घुलनशील और ह्यूमिन अघुलनशील पदार्थ है। अब इसके बाद में ह्यूमस के भौतिक गुणों के बारे में बात करते हैं, फिर उसके बाद में अपन रासायनिक गुणों के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो अगला टॉपिक है आपके, हेडिंग लगा लो आप, ह्यूमस के भौतिक गुण। सबसे पहले ह्यूमस के
ह्यूमस के गुण, ह्यूमस के गुण के अंदर सबसे पहले एक नंबर आप लगाओ भौतिक गुण। क्या है? भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टी। भौतिक गुण का मतलब, भौतिक का मतलब क्या होता है? जो अपन ह्यूमस को, जैसे अपना ये ह्यूमस है, मान लो ये चौक है, ये ह्यूमस है, तो इसको अपन देख कर क्या पता लगा सकते हैं कि इसकी प्रकृति कैसी है। ये जैसे अपन इसको देखते हैं कि इसका कलर क्या है, सफ़ेद रंग है ना। जैसे ह्यूमस क्या है, गहरे भूरे या काले रंग की है ना। और इसको देखने पर ये ठोस अवस्था में दिख रही है, जल में घोलने पर घुल जाती है, नहीं घुलती है। इसके अलावा ये इसको दबाने पर क्या होता है, इसकी संसंजन क्षमता कितनी है, घुलनशीलता कितनी है, ये सारी चीज़ें भौतिक गुण के अंदर आती है। तो ह्यूमस के अंदर सबसे पहला रंग क्या हो गया, पहला गुण क्या हो गया, ये गहरे भूरे रंग का। पहला गुण क्या हो गया, गहरे भूरे रंग का जटिल पदार्थ है। भूरे रंग का जटिल पदार्थ, ठीक है, पहला गुण हो गया इसका, गहरे भूरे रंग का जटिल पदार्थ। नंबर 2 क्या हो जाएगा इसका, गहरे भूरे रंग के जटिल पदार्थ के बाद में दूसरा, बेकमैन और ब्रेडी के अनुसार पढ़ा अपन ने कि ह्यूमस क्या है, अक्रिस्टलीय एवं कोलॉइडी पदार्थ है। तो क्या हो गया दूसरा, अक्रिस्टलीय। दूसरा गुण क्या हो गया, अक्रिस्टलीय। सिंपल है, आपने अभी जो पढ़ा है वही लिखाऊंगा मैं आपको, और वही आपको याद हो जाएगा सिंपल से, अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो। अक्रिस्टलीय में कोलॉइडी पदार्थ है, कोलॉइडी पदार्थ दूसरा गुण हो गया। फिर तीसरा गुण है आपके ह्यूमस पर क्या होता है, आवेश क्या होता है, इसके ऊपर आवेश होता है आपके नेगेटिव आवेश, है ना, ऋणात्मक आवेश होता है। तीसरा गुण हो गया आपके ऋणात्मक आवेश। सिंपल से गुण है इसके, जो अपन ने भौतिक अवस्था के आधार पर पढ़ रहे हैं अपन, वही गुण अपन भौतिक गुणों के अंदर आते हैं आपके। तो दूसरा है, ये क्या होता है, ह्यूमस जल में अविलय होता है। क्या होता है, जल में अविलय होता है और घुलता है तो भी कोलॉइडी विलयन बनाता है, गोंद जैसा पदार्थ बनाता है। और अम्ल और क्षारों में क्या होता है, मंद विलय होता है, क्योंकि अपन ने पढ़ा कि ह्यूमस के 3 अंश है, जिसके अंदर एक ही पदार्थ है जो घुलनशील है। ह्यूमन तो किसी के अंदर घुलता ही नहीं है। तो क्या होता है, ये जल में तो अविलय हो गया, लेकिन घुलता है थोड़ा बहुत, तो वो कोलॉइडी विलयन के रूप में घुलता है, गोंद जैसा पदार्थ बनता है। इसके अलावा अम्ल और क्षार में मंद विलय है। इसके अलावा अगला है, इसके अंदर एक तो 2 शब्द नए आए हैं, वो ध्यान रखें आप, अगले चैप्टर में पढ़ेंगे भी अपन, सुगठ्यता। सुगठ्यता एवं ससंजन, दोनों का मतलब समझते हैं अपन। सुगठ्यता एवं ससंजन क्या होता है, इनके अंदर सुगठ्यता एवं ससंजन कम होता है। अब पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि दोनों का मतलब क्या है ना। ससंजन कम होता है, सुगठ्यता मतलब इसको बोलते हैं अपन प्लास्टिसिटी। सुगठ्यता का मतलब ये हो गया आपके कि अगर जैसे अपन किसी चीज़ के ऊपर बल लगा के रखते हैं, किसी चीज़ के ऊपर बल लगा के रखते हैं, जब तक तो उसके अंदर क्या होगा, परिवर्तन होता रहता है। जब तक उसके ऊपर अपन प्रेशर लगा के रखेंगे तब तक तो वो पदार्थ परिवर्तित होता रहेगा, और जैसे अपन उसके ऊपर बल हटाएंगे तो वो वापस अपनी स्थिति में आ जाएगा। तो ये गुण क्या कहलाता है, सुगठ्यता। तो सुगठ्यता क्या होती है, इसके अंदर कम होती है। अगर ये क्या, इसके अंदर जैसे बल लगाएंगे अपन तो थोड़ा बहुत परिवर्तन होगा, हटाते ही वापस वो अपनी स्थिति में आ जाएगा। तो सुगठ्यता कम होती है। ससंजन, ससंजन का मतलब एक तो होता है ससंजन और दूसरा शब्द आता है आसंजन। दोनों शब्दों का मतलब यही समझ लो आप, ठीक है ना, ससंजन और आसंजन। ससंजन का मतलब होता है समान अणुओं के मध्य आकर्षण, तो इसके मध्य आकर्षण क्या होता है, कम रहता है। और आसंजन का मतलब क्या होता है, असमान गुणों के मध्य आकर्षण, है ना, या फिर समान गुणों के मध्य अप्रतिकर्षण। तो ससंजन का मतलब ये होगा, ये दोनों प्रक्रियाएं इसमें क्या होती है कि समान गुणों के मध्य क्या होता है, आकर्षण कम होता है और सुगठ्यता भी कम होती है। इसके अलावा इसकी जल धारण क्षमता क्या होती है, जल धारण क्षमता अधिक होती है। क्या होती है, जल धारण क्षमता अधिक, जल धारण क्षमता अधिक। मतलब जैसे अपन देखते हैं जिस खेत की अंदर ह्यूमस ज़्यादा होती है तो वो कि उसकी जल धारण क्षमता अधिक होती है। मतलब जैसे अपन पानी डालेंगे वो मिट्टी आसानी से जल्दी से सोख लेती है। और कुछ खेतों के अंदर अपन मिट्टी को देखते हैं तो उसके अंदर जैसे ही बारिश होती है वो पानी इकट्ठा हो जाता है और वो जो फसल होती है वो क्या हो जाती है, खत्म होने लग जाती है, गलने लग जाती है। तो अगर ह्यूमस की मात्रा अधिक होगी तो वो जल हाथों हाथ सोख लेगा मिट्टी, जिससे पादप जल्दी से उस जल को ग्रहण करके जल्दी से वृद्धि करेगा। आगे बात समझे। और इसकी प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय होती है। प्रकृति क्या होती है, अम्लीय होती है। इसके अलावा फैलने और सिकुड़ने का गुण भी होता है इनके अंदर। फूलने का मतलब जल के साथ या फिर कुछ पदार्थ ग्रहण करके फूल जाती है, सिकुड़ भी सकती है, तो ये गुण भी इसके अंदर पाया जाता है। तो ये तो हो गए इसके भौतिक गुण। गहरे भूरे रंग का जटिल पदार्थ हो गया ये है, अक्रिस्टलीय एवं कोलॉइडी पदार्थ होता है ये।
ऋणात्मक आवेश होता है, सुगठित संयोजन कम होता है, जल धारण क्षमता अधिक होती है और प्रकृति क्या होती है, अम्लीय होती है। ये तो हो गए इसके भौतिक गुण। अब है दूसरा है, समझ में आ गई भौतिक गुण। अब दूसरा है आपके रासायनिक गुण। क्वेश्चन आ जाता है भौतिक गुणों को समझाइए, रासायनिक गुणों को समझाइए, तो ह्यूमस के रासायनिक गुण क्या हो जाएंगे, देखो आप। दूसरा है रासायनिक गुण। रासायनिक का मतलब क्या हो गया, केमिकल कंपोजिशन क्या होगी इसकी, वही अपन पढ़ेंगे। रासायनिक गुण कि ह्यूमस के अंदर कौन कौन से तत्व की मात्रा ज़्यादा होती है, किस तत्व की मात्रा कम होती है। तो सबसे पहले तो इसके अंदर सबसे ज़्यादा मात्रा किसकी होगी, आप दिमाग लगाओ। सबसे ज़्यादा किसकी, अपन अब क्या पढ़ा था, कार्बन चक्र। कार्बन के अंदर क्या, कार्बन की मात्रा ज़्यादा। तो सबसे ज़्यादा किसकी मात्रा हो जाएगी इसके अंदर, कार्बन की। तो सबसे पहले ह्यूमस में कंपोजिशन देखते हैं इसका। ह्यूमस में आता है आपके सबसे पहले कार्बन कितना है, कार्बन होगा आपके 55 से 60% तक। तो क्या होगा, कार्बन किसमें, ह्यूमस की बात करें तो ह्यूमस के कंपोजिशन की 55 से 60% तक होता है आपके कार्बन। फिर इसके अलावा कार्बन के अलावा इसके अंदर होता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हाइड्रोजन कितना होता है, 4 से 5% तक होता है हाइड्रोजन। इसके अलावा कार्बन, हाइड्रोजन, इसके अलावा होता है आपके इसके अंदर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन होता है कितना, ऑक्सीजन 35 से 40% तक होता है। ऑक्सीजन होता है आपके 35 से 40% तक होता है ऑक्सीजन। आगे बात समझ में, कार्बन कितना हो गया 55 से 60%, हाइड्रोजन 4 से 5% और ऑक्सीजन हो गया 35 से 40%। अब इसके बाद में नाइट्रोजन। नाइट्रोजन होता है आपके 3 से 6% तक। क्या होता है, नाइट्रोजन होता है 3 से 6%। इसके अलावा भी क्या होता है इसके अंदर, फास्फोरस होता है, सल्फर होता है, आयरन होता है। इनकी मात्रा भी सूक्ष्म मात्रा में पाई जाती है। तो ये तो हो गया इसका ह्यूमस का क्या हो गया, कंपोजिशन इत्यादि। ये तो हो गया इसका कंपोजिशन। कार्बन 55 से 60% सबसे ज़्यादा, हाइड्रोजन 4 से 5%, ऑक्सीजन 35 से 40%, नाइट्रोजन 3 से 6% तक होती है, फास्फोरस, सल्फर और आयरन की मात्रा भी होती है। ये तो हो गया इसके अंदर केमिकल कंपोजिशन। अब दूसरा है गुण है आपके इसके अंदर कार्बन नाइट्रोजन अनुपात, CN रेशियो। ये आपके अगले इसी चैप्टर में पढ़ेंगे अपन, कार्बन नाइट्रोजन अनुपात क्या होता है, CN रेशियो। तो कार्बन नाइट्रोजन अनुपात होता है इसका 10:1। आगे बात समझो, कार्बन नाइट्रोजन का अनुपात क्या होता है, 10:1। क्वेश्चन बनता है 1 नंबर का, ह्यूमस में कार्बन नाइट्रोजन का रेशियो क्या होता है, मतलब कार्बन और नाइट्रोजन का अनुपात कितना है, कार्बन और नाइट्रोजन का अनुपात कितना है आपके 10:1। 10 कार्बन और 1 नाइट्रोजन। मतलब कि अगर अपन इसके अंदर लें तो कार्बन और नाइट्रोजन का रेशियो होगा 10 कार्बन होगी और 1 उसके मुकाबले कितना होगा, नाइट्रोजन का होगा। इसके अलावा इसकी औसतन धनायन विनिमय क्षमता, अगले चैप्टर में पढ़ेंगे अपन धनायन विनिमय क्षमता। धनायन विनिमय क्षमता, धनायन विनिमय क्षमता को इंग्लिश में बोलते हैं CEC। धनायन को कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी, कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी, CEC, धनायन विनिमय क्षमता। अब इसकी परिभाषा मैंने आपको शुरू में भी बताई थी फर्स्ट चैप्टर में, आज वापस बता देता हूँ। धनायन विनिमय क्षमता क्या होती है, 1 किलोग्राम मृदा के द्वारा, परिभाषा समझो आप, 1 किलोग्राम मृदा के द्वारा हाइड्रोजन आयनों का अधिशोषण करने की क्षमता। मतलब 1 किलोग्राम मृदा की धनायन आयनों के या हाइड्रोजन आयनों के अधिशोषित करने की क्षमता को क्या कहते हैं, धनायन विनिमय क्षमता। मतलब 1 किलोग्राम मिट्टी है, वो कितने हाइड्रोजन आयन अधिशोषित कर लेती है, वो क्षमता क्या कहलाती है, धनायन विनिमय क्षमता। और इसका जो होता है इकाई होती है, वो होती है सेंटीमोल प्रति इन्वर्स। सेंटीमोल प्रति इन्वर्स है ना, ये इसकी इकाई होती है। और इसकी धनायन विनिमय क्षमता होती है, ह्यूमस की होती है वो 100 से लेकर 300 के मध्य, 100 से लेकर 300 के मध्य, या फिर बात करें अपन तो 100 से लेकर 300 के मध्य 200 सेंटीमोल प्रति सेकंड, सेंटीमोल प्रति सेकंड, ये होती है इसकी धनायन विनिमय क्षमता। ठीक है, धनायन विनिमय क्षमता के अलावा इसके अंदर और गुण होते हैं। धनायन विनिमय क्षमता के अलावा इसके अंदर होता है प्रतिरोधक क्षमता। प्रतिरोधक क्षमता भी क्या होती है, प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है। प्रतिरोधक क्षमता क्या होती है, अधिक होती है। और इसके अलावा इसके अंदर मुख्य रूप से फिनोलिक समूह होता है, कार्बोनिक समूह होता है और इनोलिक समूह भी
पाए जाते हैं। अगली बात समझ में, तो ये तो हो गए आपके इसके क्या हो गए रासायनिक गुण। तो रासायनिक गुण के अंदर एक बार वापस बात कर लेते हैं। ह्यूमस का कंपोजिशन क्या होता है, कार्बन होती है 55 से 60% तक, हाइड्रोजन होती है 3 से 4% ऑक्सीजन 35 से 40, नाइट्रोजन 3 से 6, फास्फोरस, सल्फर और फेरस ये आयरन होता है आपके कुछ मात्रा में। कार्बन नाइट्रोजन का रेशियो होता है 10:1। धनायन विनिमय क्षमता होती है 200 सेंटीमोल प्रति इनवर्स, और प्रतिरोधक क्षमता क्या होती है इसकी अधिक होती है। तो यहाँ ये हो गए आपके रासायनिक गुण। आगे बात समझ में, क्या हो गए आपके रासायनिक गुण किसके, ह्यूमस के। तो आज की क्लास में अपन ने क्या क्या पढ़ा, एक बार वापस रिवाइज कर देता हूँ मैं आपके। आज की क्लास में सबसे पहले अपन ने पढ़ा था कार्बन चक्र। कार्बन चक्र क्या होता है पूरी डिटेल से बात की थी। जो वायुमंडलीय CO2 होती है उसको कौन करते हैं, पादप ग्रहण करते हैं, और पादप से कौन ग्रहण करते हैं, जंतु ग्रहण करते हैं, और जंतु से वापस क्या होती है CO2 बन जाती है। तो ये इस प्रकार से पूरा क्या होता है चक्र चलता रहता है। क्या होता है ये पूरा चक्र इस प्रकार से चलता रहता है। इसके अलावा जो पादप और जंतुओं के सूक्ष्म जीव होते हैं, जीवांश होते हैं, उनके द्वारा भी CO2 रिलीज होती है और वो CO2 वापस वायुमंडल में चली जाती है। तो इस प्रकार से भी इसका चक्र चलता रहता है। ये तो हो गया आपका कार्बन चक्र पढ़ा। फिर उसके बाद में अपन ने ह्यूमस के बारे में पढ़ा। ह्यूमस क्या होती है, गहरे भूरे रंग का कोलोइडी पदार्थ होता है जिसको अपन ह्यूमस कहते हैं, जो किससे मिलकर बना होगा, जीवांश पदार्थों के विच्छेदन से बनता है। इसके अलावा दो वैज्ञानिक थे बेकमैन और ब्रेडी, उन्होंने भी बताया अक्रिस्टलीय कोलोइडी पदार्थों का गुण होता है जो अक्रिस्टलीय कोलोइडी पदार्थों का जटिल जंग रोधक मिश्रण, उसको अपन क्या कहते हैं ह्यूमस कहते हैं। फिर उसके बाद में अपन ने पढ़े ह्यूमस के कौन कौन से अंश होते हैं। तो ह्यूमस के अंदर 3 प्रकार के अंश होते हैं। कौन कौन से, पहला तो था फल्विक अम्ल, 3 प्रकार के अंश। फिर ह्यूमिक अम्ल, और लास्ट पढ़ा था ह्यूमिन। 3 अंश होते हैं। क्वेश्चन आया हुआ है 2020 के अंदर, ह्यूमस के कौन कौन से पदार्थ पाए जाते हैं। तो फल्विक अम्ल, ह्यूमिक अम्ल और ह्यूमिन, ये 3 हो गए। फिर इसके भौतिक गुण पढ़े, इनकी क्या होती है, सुगठिता, सत्संजन, गहरे भूरे रंग का काला रंग का पदार्थ होता है, ठीक है। और फिर उसके बाद में अपन ने बात की गहरे भूरे रंग का काले रंग का पदार्थ होता है, और धनायन विनिमय क्षमता अधिक होती है, सत्संजन कम होता है, और अम्लीय प्रकृति का होता है, ऋणावेश होता है। फिर उसके बाद में रासायनिक गुणों के अंदर कंपोजिशन पढ़ लिया। कार्बन 55 से 60%, हाइड्रोजन 4 से 5%, ऑक्सीजन 35 से 40%, और नाइट्रोजन 3 से 6%, और सल्फर, फास्फोरस, आयरन, ये प्रकार के पदार्थ भी पाए जाते हैं। और रासायनिक गुणों के अंदर कार्बन नाइट्रोजन रेशियो क्या होता है 10:1। और इसके अलावा इसकी धनायन विनिमय क्षमता 200 सेंटीमोल प्रति होती है, और फिनोलिक इनोलिक समूह पाए जाते हैं इसके अंदर, और प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है। तो ये अपन ने आज ह्यूमस के बारे में पढ़ लिया और कार्बन चक्र के बारे में। तो आज की क्लास में अपन इतनी बात करेंगे, इसके आगे अपन कल की क्लास पढ़ेंगे। ओके, गुड लक, धन्यवाद।